प्रकृति की हर चीज एब्स्ट्रैक्ट है। पेड़ हो, नदी हो, ये हो, जो दिख रहा है सत्य वो नहीं है। प्रतिकार तो रचना और रचनाशीलता उसकी जो है उससे बड़ा होता है। मूल है आपकी संवेदना के जो सोर्स रहे हैं, संस्कृत साहित्य या उपनिषद और वेद से लेके आज तक, जब वहां से कट जाएंगे तो वही होगा जो हो रहा है। लोगों को ये मालूम ही नहीं कि पहला लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो जिसको आप अभी पार्लियामेंट कहते हैं, वो भोपाल की विधानसभा यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा से हुआ था। सुंदरलाल पटवा जी उस समय मिनिस्टर थे, संगमा साहब हमारे मिनिस्टर थे। तो उस तरह का कोई लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ ही नहीं था इतिहास में। ये जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दबाव से मुक्त कोई कभी भी नहीं रहा है। कविता पहला प्रेम बनी, कहानी में अनुभव करता था और कहानी को शब्द नहीं दे पाता था। ऐसी सत्ता जो मनुष्य विरोधी हो, लड़ाई आपकी उससे होती है। जब आपके पास अनुवाद की परंपरा नहीं है तो अनुवाद कौन कर रहा है? तो जितनी तरह से आप प्रेम करते हैं ना, उनका कोई ना कोई सत्व आपके अंतिम प्रेम में जरूर परिणित हो। मैं पूरा पेड़ नहीं शूट करता था। पेड़ का वो हिस्सा है जिसमें रेखाएं हैं, जिसमें कोई चेहरा उभर रहा है, जिसमें थोड़ा सा उजाला है, थोड़ा सा अंधेरा है, जो बहुत नेचर की वजह से है। तो मैंने उनको शूट करना शुरू किया। तो इस तरह से मेरे एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी का एक संसार शुरू हुआ। ये डायरी लेखन कम लोगों ने किया। मैं देखता हूँ कि 20वीं शताब्दी के पूरे फलक में जितना डायरी लेखन होना चाहिए था उतना डायरी लेखन हुआ नहीं। आज़ादी का जो पूरा दौर था और उसमें जो हिंदी की पत्रकारिता आई, उन पत्रकारिता में जो स्तंभ बने वो स्तंभ ही थे जिनसे कि विधाओं का जन्म हुआ। किसी भी एक कला में आप सब कुछ नहीं कह सकते। मैं एक तरह से भटकता हुआ बंजारा कह लो या यायावर कह लो या पागल कह लो, मैं इस तरह से जाता हूँ। अपराध बुरी चीज है, लेकिन उस एक अपराध के लिए मैं उसको फांसी पे नहीं लटका सकता। मैं उसके उन पक्षों को जरूर देखूंगा, इस एक पक्ष को हटा के, कि उसमें कोई मनुष्यता रही कि नहीं रही, या कि वो सिरे से अपराधी था। दीमक का घर कमाल का सुंदर, लेकिन कितना जटिल। लिखता हूं अपनी कविता दीमक की भाषा में। ये पंक्तियां हैं लीलाधर मंडलोई जी की, जो आज साहित्य तक स्टूडियो के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मेरे साथ यानी आपके दोस्त जयप्रकाश पांडे के साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। नमस्कार। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। मंडलोई जी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में है। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम आपके प्रिय रचनाकार के जीवन कर्म पर आधारित होता है। हमारा प्रयास होता है कि जिन लेखकों को, रचनाकारों को, कवियों को, कलाकारों को पढ़कर, उनके सृजन को देखकर आप उनसे प्रभावित होते रहे हैं, उनके जीवन कर्म के बारे में आप इस कार्यक्रम के मार्फत जान सकें। मंडलोई जी का परिचय बहुत व्यापक तौर पे दिया जा सकता है। हिंदी साहित्य के पढ़ने लिखने वाले जानते हैं कि सृजन की जितनी भी विधाएं हो सकती हैं, उपन्यास को छोड़कर और कहानी को छोड़, और कहानी तो नहीं, कहानी को छोड़कर आप कहोगे, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपकी जो डायरियाँ हैं, आपके जो किस्से हैं, उनमें कहानी का तत्व कहीं न कहीं है। यह अलग बात है कि उसमें जीवन की अपनी कहानियाँ हैं। अरुण प्रकाश जी ने मेरी एक कहानी समकालीन भारतीय साहित्य में छापी भी थी, और वो कहा करते थे कि नहीं तुम कहानी लिख सकते हो, लिखो। तो
इसीलिए क्योंकि आप सामान्य तौर पर बतौर कवि अपना परिचय देना चाहते हैं, लेकिन आपके सृजन का दायरा विधाओं की अपनी सीमाओं को तोड़ता है, उनकी सरहदों को तोड़ता है और सृजन के जितने भी व्यापक आयाम हो सकते हैं, जो सीधे-सीधे आपके दिल, आपके मन को छूते हैं, उन सभी में आपकी व्याप्ति है। चाहे वह चित्र हो, चित्रकला हो, कैमरा हो, निर्देशन हो, लेखन में तो आप है ही हैं, वृत्त चित्र हो, हर तरह की गतिविधियों में रहते रहे हैं। इस कार्यक्रम में जैसा कि मैंने बताया, यह एक सृजनकर्ता को जानने का एक अवसर है हमारे दर्शकों के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कब, किस रूप में हुई और बचपन आपका कहाँ बीता? मेरा बचपन छिंदवाड़ा ज़िले में एक छोटा-सा गाँव है, उसका नाम है गुढ़ी। अ, और उसका जो पोस्ट ऑफिस है वो पालाचोरी है। तो वहाँ हुआ और उसके आस-पास कोयला खदानें हैं, दूर-दूर तक फैली हुई। और सामने सतपुड़ा शुरू होता है और सतपुड़ा में गोंड और कोरकू आदिवासी हैं। थोड़ा-सा दूर जाके भारिया आदिवासी हैं जो पातालकोट में रहते हैं। तो ये मोटे तौर पर मज़दूरों, आदिवासियों और जो विस्थापित होकर लोग कोयला खदान की रोज़गारी के लिए आए थे, ये उसके बीच का एक दृश्य है और मैं दृश्यों में सोचता हूँ। सतपुड़ा मैं बहुत ज़्यादा रहा या कहूँ कि मैं वहीं छूट गया हूँ। तो मैं दृश्यों में, ध्वनियों में सोचता हूँ तो मेरी जो रचना प्रक्रिया भी है, वो ऑडियो, वीडियो, इमेजेस के साथ आती है। वो कविता में भी आती है, फ़िल्म में भी आती है और अ, दिखती नहीं है लेकिन वो एक तरह से चित्रकला में भी आती है। फ़िल्म में तो आप जानते हैं कि एम्बियंस साउंड अगर नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ साउंड्स आप अपने स्टूडियो में क्रिएट करते हैं। तो ये जो प्रकृत जीवन है और प्रकृत जीवन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके साथ वहाँ पर जो मनुष्य है, जीव-जंतु है, उनके बीच में ही मेरी परवरिश हुई है। तो मेरे सारे रास्ते जो हैं जीवन कर्म के, वहीं से निकलते हैं। मैं थिएटर में भी रहा, तो थिएटर में भी वहीं से गया। तो मेरे सोचने समझने का तरीका ये ऑडियो वीडियो संसार से ही बना है, जो उस समय मैं नहीं समझ पाता था। जब मैं खुद ऑडियो वीडियो संसार में आया, तब मुझे समझ में आया कि यार हम जिन रंगों की बात करते हैं, जिन ध्वनियों की बात करते हैं, जिन इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, ये सब तो वहाँ थे। आपने अभी रंगों की बात कही। जो आपके प्रशंसक हैं वो उनको तो पता ही है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मंडलोई जी की व्याप्ति जो है वह सृजन के हर क्षेत्र में है, जैसा कि मैंने परिचय के दौरान कहा। जो प्रमुख पुस्तकें आपकी प्रकाशित रही हैं उनमें घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, काल बांका तिरछा, एक बहुत कोमल तान, महज शरीर नहीं पहन रखा था उसने, लिखे हैं दुख, मनवा बेपरवाह, विजय दास कबीर, जलावतन और क्या बने बात। ये कविता संग्रह रहे हैं और अभी आपकी एक आत्मकथा आई है, जो मुझे लगता है कि उसका पहला खंड आया है, जब से आँख खुली है। सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक चेतना, वर्गीय विमर्श, प्रकृति के साथ जो मनुष्य का जुड़ता हुआ रिश्ता रहा और जो टूटता हुआ समय कालखंड है, जो सतपुड़ा की माटी है, ये जो
शब्दों में बिंब खींचते हैं आप, और जो बाद में आपने चित्रकारी, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि आप रेखांकन में, कैमरे के पीछे उनको भी एब्स्ट्रैक्ट करना, चित्र खींचने के बाद भी उन्हें अपनी रंगत से भर देना, यह आपका बड़ा प्रिय काम है जिनको कहेंगे। यानी जिन बिंबों को आपने अपने जीवन में महसूस किया, बाद में आप उनसे अपने हिसाब से उनमें उनको चित्रित करने की कोशिश करते रहे। ये जो सृजनात्मकता का बीज है, वह कहाँ से अंकुरित हुआ और कैसे? सतपुड़ा से। सतपुड़ा, आप जानते हैं कि जो जंगल होता है वो तमाम चीज़ों के साथ संपन्न होता है। वनस्पतियाँ तो होती हैं, जी। रंग भी होते हैं, गंध भी होते हैं, ध्वनि भी होती है, उनके अपने शब्द होते हैं, हवाओं की लय होती है, नदी का संगीत होता है, और पशु पक्षियों की आवाज़ों में एक संगीत होता है। कोयल को तो बचपन से ही आप सुनते हैं, बाकी दूसरे पक्षियों को भी सुनते हैं। तो अगर आप देखें, आज हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे काम करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, अगर हम उस दुनिया से नहीं आए हैं। लेकिन अगर उस दुनिया से आए हैं तो वो आपको कनेक्ट कर देता है। यार, जब ध्वनि की बात हो रही है तो हमको समझ में आता है कि ध्वनि कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। अगर आप अपने कैमरे का इस्तेमाल करते हैं तो आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि जब आप लॉन्ग या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में जाते हैं तो आपको एक बड़ा कैनवास मिलता है, वो जंगल का हो, गांव का हो, किसी भी जगह का हो। उसमें आप जब उसको एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से क्लोजअप में आते हैं, मिड शॉट में आते हैं और एक्सट्रीम क्लोजअप में आते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ का जो दृश्य है, सतपुड़ा है, उसमें गांव है, फिर वो गांव आपके पास आता जाता है। आप देखिए, आपका आंखें जो है वो कैमरे की तरह काम कर रही। तो बचपन में ये देखा था यार, ये तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, शब्दावली नहीं मालूम थी, और उसको थोड़ा सा पास से देखना शुरू करते हैं कि अब हमको सिर्फ गांव देखना है, फिर गांव में अपने घर को देखना है, फिर घर में अपने परिवार को देखना है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्लोजअप की हो गई, एक्सट्रीम क्लोजअप की हो गई। तो वो जो विधान था, जो व्याकरण थी, वो व्याकरण इस तरह से समझ में आई। और दृश्य के भीतर से ही आप सब सोच रहे हैं तो उसमें साउंड्स अपने आप आ रहे हैं, रंग अपने आप आ रहे हैं, उसमें एक म्यूजिक आ रहा है, उसमें एक लय आपको सुनाई दे रही है। तो आप ये देखिए कि जो आपका रचना कर्म है, उस रचना कर्म में जब आपने ये समझ लिया तो रचना में अपने आप आएगा। तो जिसको आप बिंब कह रहे हैं, है ना, तो वो बिंब वहीं से बने हैं। और एक चित्रकला में भी आदमी बिंब ही बनाता है, उसकी आंखों में भी एक बिंब होता है। क्लासिकल या लाइट म्यूजिक के आर्टिस्ट की आंखों में भी एक बिंब होता है। अगर वो राम का भजन गा रहा है तो राम का एक बिंब है, और जब तक उस राम से उसकी लौ नहीं लगेगी, चाहे निर्गुण में हो चाहे सगुण में हो, तो गायन में उसका वो रंग नहीं आएगा। मंडलोई जी, बतौर कवि आपकी पहचान प्रमुखता से रही है। साहित्य जगत जो है वो लीलाधर मंडलोई के कवि रूप को जानता है, लेकिन मैं जिस तरह से आपको पढ़ता रहा हूँ और देखता रहा हूँ, तो अगर आपके चित्रों को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे चित्रकार। चित्र विधा में अगर आप जाते तो आपकी फोटोग्राफी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे क्या बात है, कैमरे के पीछे क्या परिदृश्य है। अभी आपका गद्य मैंने आत्मकथा में पढ़ा तो मुझे लगा अरे इतना उम्दा गद्य जो है, कविता का सब काव्यात्मक प्रवाह है। पहली विधा कौन सी थी जिसमें आपने शुरुआत की, सृजन की? मैं केवल लेखन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्कूल के ज़माने में जो पंक्तियाँ लिखती थी वो पोएटिक होती थी। जी। तो स्वाभाविक है कविता पहला प्रेम बनी। लेकिन डायरी में आप कुछ और भी लिखते थे। तो कहानी मैं अनुभव करता था, पर कहानी को शब्द नहीं दे पाता था। तो मैं कथेतर में चला गया। वो मुझे
जैसे संस्मरण अगर कहना हो तो संस्मरण में कह सकता हूँ, यात्रा वृतांत करना हो तो यात्रा वृतांत कर सकता हूँ। जैसे जयप्रकाश जी का एक स्केच बनाना है तो चित्रकला में बना सकता हूँ, तो मैं शब्दों में भी आपका एक स्केच बना सकता हूँ। वो मेरी प्रिय विधा है। बचपन से मुझे चिट्ठियाँ लिखने का बड़ा शौक था। तो वो जो पत्र विधा है, पत्र विधा में आप एकदम प्रत्यक्ष बात करते हैं। और हमको जो बचपन में जिस तरह की चिट्ठियाँ आती थी उसमें अभी तक याद है कि उसकी पहली पंक्तियाँ होती थी। एक पोस्टमैन हमारा दोस्त था तो वो हमको चिट्ठियाँ पढ़ाया करता था। इसका ज़िक्र आया, सिद्ध श्री सर्वोपरि जोग लिखी फलानी-फलानी जगह से, हम यहाँ कुशल हैं और आप भी कुशलता से होंगे, और रमुआ की तबीयत ख़राब है, और खेत में पाला लग गया है, बाकी सब ठीक है। मतलब इस तरह की जो चिट्ठियाँ आती थी, तो आप देखेंगे कि उसमें एक जो बोलने की जो रिदम है, बोले हुए शब्द की रिदम है, वो चिट्ठियों में बहुत आती है। जैसे आदमी बोल रहा हो, अपना दुःख बोल रहा हो, अपनी जगह का बखान कर रहा हो, तो उसमें जो कथा तत्व होते हैं, वो कथा तत्व को मैंने अपनी कथेतर विधाओं में आपकी पहली प्रकाशित रचना कौन-सी थी? पहली प्रकाशित रचना थी घर घर घूमा। ये कविता संग्रह था। आपकी कविताओं में प्रकृति जितनी प्रचुरता में आती है, उतना ही कहीं न कहीं मानव जिजीविषा का संघर्ष आता है। आपकी कविताओं में विद्रोह का भी स्वर कहीं-कहीं दिखता है। एक कविता की आपकी पंक्ति है कि जो उनकी दलाली में देश भूले बैठे हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। इसी कविता में आप बाद में लिखते हैं कि मेरे शब्द जब सुने जाएँ, उसमें अगर अग्नि नहीं, मैं उन्हें घूरे पर फेंक देना चाहता हूँ। मैं शब्दों के किसी पुरस्कार के लिए नहीं, तारीख में लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ये जो लड़ाई है किसी भी सृजनकर्ता की, किसी भी कवि की, वो किसके लिए है और किससे है? देखिए, लड़ाई तो हमेशा प्रतिपक्ष में जो होगा, तो वो सत्ता होगी, और ऐसी सत्ता जो मनुष्य विरोधी हो। लड़ाई आपकी उससे होती है। मनुष्य विरोधी हो, प्रकृति विरोधी हो, जीवन विरोधी हो, लड़ाई आपकी हमेशा उससे होती है। वो सत्ता है जो आपके साथ अनाचार करती है, शोषण करती है, दुराचार करती है, आपको आपका हक नहीं देती है, तो लड़ाई आपकी उससे है। और लिखते आप उनके लिए हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आप शायद उनको बिलॉन्ग करते हैं अपने बचपन या अपने जीवन या अपने समाज के कारण, तो आप उनकी पक्षधरता में खड़े होते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आपने उनको भीतर तक देखा और समझा है, उनके दुखों को, अभावों को, संघर्षों को, इसलिए आप लिखते उनके लिए हैं। पहुँचे, ना पहुँचे ये अलग बात है, लेकिन एक लिखने वाले का, एक कलाकार का दायित्व ये है कि जिस विधा में वो है, वो उस विधा में लगातार काम करता रहे और जितना गहरे उतर कर वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके समाज के लिए, शायद यही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। आपने सार्क देशों के साहित्य और विश्व साहित्य को भी बहुत करीने से समझने की कोशिश की है, बहुत बार उन पे काम भी किया है। और आज जो हिंदी साहित्य की स्थिति है, उसका भी आपको भान है। आप बतौर आलोचक, आपकी आलोचना पुस्तकें भी आई हैं, आप खुद स्वयं बड़े संपादक भी रहे हैं और आकाशवाणी में भी बड़े पदों पर लगातार आपने साहित्य के क्षेत्र में क्या कुछ घट रहा है, उसको बहुत गहराई से देखा और समझा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हिंदी साहित्य में गुटबाजी, उसने साहित्य का भला किया या नुकसान पहुंचाया, और क्या विश्व साहित्य की तुलना में हिंदी साहित्य ने अपने आप को उस रूप में आज के कालखंड में स्थापित किया जितना हमारे प्राचीन साहित्य का योगदान हम मानते हैं? देखिए, आप
का जो मंतव्य है वो अपने सवाल में ही बिल्कुल उत्तर के साथ है। तो कहूँगा मैं यही कि हमारे साहित्य में वो सारी चीज़ें होने के बाद अगर हम विश्व साहित्य में उस तरह का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाए, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आप श्रेष्ठ अनुवाद के द्वारा पहुँचे नहीं, उसका भी एक कारण है। भारत सरकार ने बाकी सारी संस्थाएँ तो बनाई, अनुवाद का कोई संस्थान नहीं है। तो अनुवाद की कोई परंपरा ही नहीं पड़ी। हम लोगों के यहाँ जो थोड़ा बहुत अनुवाद है और उसकी जो परंपरा है वो सिर्फ़ भारतीय भाषाओं से हिंदी में आने की है और हिंदी से भारतीय भाषाओं में जाने की है, जो एक काम साहित्य अकेडमी करती है। तो जब आपके पास अनुवाद की परंपरा नहीं है, तो अनुवाद कौन कर रहा है? हमारे ही जैसे लोग अनुवाद कर रहे हैं। लेकिन अनुवाद में हम उस पाए के इसलिए नहीं हो पाएँगे, क्योंकि अनुवाद शब्दों का नहीं होता। अनुवाद होता है भाव का, और उस भाव का जो अनुवाद है, वो इस दृष्टि से होना चाहिए कि इस भाव में जो अनुवाद होगा, वो विश्व स्तरीय प्लेटफ़ॉर्म पर कितना स्वीकार्य होगा। क्योंकि आपकी भाषा की अपनी न्यूएंसेस हैं, उनकी भाषा की उनकी न्यूएंसेस हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो कुछ अवार्ड शुरू भी हुए हैं या जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी बनी है, वो इस बात से ज़्यादा बनी है कि कोई भारत से बाहर का एक आदमी जो हिंदी जानता है या अंग्रेजी के माध्यम से अनुवाद करता है, वो एक लंबे कालखंड में लेखक के साथ बैठकर उस भाषा के नुएंसेस उस कथ्य की सूक्ष्मताओं को जब तक नहीं समझता, तब तक वो वहाँ पर जो चलन है अनुवाद का और उसके जो मानक हैं, वो वहाँ पर नहीं ला पाएगा। क्योंकि सिर्फ़ शब्द से अनुवाद तो है नहीं। शब्द से अनुवाद अगर होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं। और लीलाधर मंडलोई की निर्मिति में किस तरह के साहित्य और साहित्यकारों का योगदान था मेरी निर्मिति में बतौर लेखक, देखिए क्या है, बतौर रचनाकार? हाँ, मैं जिस इलाके से आता हूँ, उस इलाके में लिखने पढ़ने वालों का काल। वहाँ लोग रानू और गुलशन नंदा और ओम प्रकाश को पढ़ते थे। तो जहाँ मेरा जन्म हुआ और जहाँ पर मेरे जीवन का सबसे लंबा समय बीता, वहाँ दूर-दूर तक ऐसा कुछ नहीं था। और जो लोग छिंदवाड़ा में थे, उसमें एक सबसे बड़ा नाम विष्णु खरे का था। और विष्णु खरे तब तक छिंदवाड़ा छोड़ के जा चुके थे। तो सिर्फ़ पढ़ने का एक जो शौक था, उस शौक की वजह से वो जो साहित्य मेरे पास पहुँचा, एक तो उसने थोड़ी-सी ज़मीन दी। और ये कहा जाता है जैसे कि मैं अब इस किताब को ही ले लो आप, जब से आँख खुली हैं, तो इस पे अगर इस किताब पर किसी के असरात देखना चाहें तो कोई असरात नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जीवन का सच लिख रहे हैं। जो घटा, वही आपने लिखा है। तो होता ये है कि जब मैं प्रभाव देखता हूँगा, तो कुछ प्रभाव मुझे दिखाई देते हैं। जैसे हमारा परिवार कबीरपंथी, मेरे पिता कबीर को गाते थे, उसका प्रभाव। हमारे गाँव में तुलसी को और भक्तिकाल के कवियों को गाने की परंपरा हर गाँव में मिलती है आपको। दादू दयाल भी है, रैदास भी है, पोपा भी है। इवन बाहर से जहाँ-जहाँ से लोग आए, वहाँ के जो संत थे, तो एक वो था। और तीसरा ये कि लोक में हमारी माँ और हमारी बहन लोकगीत गाती थी। और बहुत सारे लोग गाते थे। तो पहले 3 कवि जो हमारे जीवन में लोक से आए, उसमें एक ईसुरी थे, एक गंगाधर थे और एक ख़याली राव। ये तीनों कवि फाग के कवि थे। मतलब इन्होंने अपना छंद खुद विकसित किया था और उसको सारे लोग गाते थे। तो एक प्रभाव तो वो है।
फिर स्कूल में अपने कक्षा में जब आप मतलब 5वीं के बाद ही आप साहित्य को उस तरह से देखते हैं, थोड़ा जो आता है। तो पहले भक्तिकाल के कवि आए, उसमें मीरा थी, सूरदास थे, कबीर थे। तो इनका एक प्रभाव दिखता है। मिडिल क्लास के बाद जाते हैं तो हमारा आज़ादी के दौर का और आज़ादी के बाद का जो साहित्य है, जिसमें हम निराला प्रसाद पंत और इन तमाम लोगों को देखते हैं। तो हायर सेकेंडरी तक तो इनको पढ़ते हुए इनके कुछ असरात आए होंगे, पर वो किस लेवल पर आए हैं, वो मतलब वो कंटेंट के लेवल पर आए हैं कि फॉर्म के लेवल पर आए हैं कि म्यूजिकलिटी के लेवल पर आए हैं, वो कहना मुश्किल है। लेकिन एक प्रभाव तो बिल्कुल साफ-साफ कि ये जो सारे लोगों को जो पढ़ा, इनकी जो निगाह थी जनसामान्य की तरफ थी, आम आदमी की तरफ थी, उनके दुखों की तरफ थी, और उसमें नेचर भी आता है। तो वो एक कुछ संगति बैठी, ताकि जो प्रेम हमारा, जैसे हम तो वहाँ गए थे तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता तो हमने हायर सेकेंडरी में ही पढ़ ली थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। तो वो भी एक प्रभाव था। तो ये इन लोगों का कोई प्रभाव आपके अचेतन और अवचेतन में तो था, लेकिन वो किस तरह से था, सिवाय इसके कि ये प्रकृति को प्रेम करते हैं, ये जन सामान्य के साथ है, ये एक केंद्रीय भाव, क्योंकि उस ज़माने में आपको इतनी समझ भी नहीं होती। ये तो आज इतनी दूर बैठ के आप बोल रहे हैं, जब आपको वो सारी चीज़ें याद दिलाई जा रही हैं। प्रेम की बात आपने की, चूँकि प्रकृति प्रेम की बात की, एक कविता पर मैं फिर आऊँगा। मैं प्यार करता हूँ इसलिए हमेशा के लिए विदा न लूँगा। मैं खाता रहूँगा मार कि मैं उसे प्यार करता हूँ दिलो जान से। मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा और गाता रहूँगा अपने लोगों के गीत। सनातन है मेरा मुल्क जहाँ मैं पैदा हुआ। मैं भूलता नहीं उसका अपमान इसलिए जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ और प्यार करने के अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। मकसद है इसलिए मैं लड़ता हूँ। ये जो प्यार है, आपकी ज़िंदगी में प्यार कब आया और प्यार के कितने रूपों से आप देखिए क्या है कि जिस बात को लेके आप मुस्कुरा रहे हैं वो भी है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है। दरअसल जैसे बचपन की बात करो तो इस आत्मकथा में ही एक रज्जू नाम की लड़की का जिक्र आता है, जो हम उम्र थी उस ज़माने में, यानी कि हमारे प्राइमरी स्कूल का मामला था वो, थोड़ा-सा मिडिल क्लास तक जाता है। तो वो एक गरीब घर से थी, उसका ज़िक्र भी आया, वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी, जो कपड़े उसको कहीं से मिल जाते थे वही पहनती थी, और उसमें एक आक्रोश था, वो विद्रोही थी। वो यहाँ तक करती थी कि लोगों के लिए अन्न पिसाने जो जाती थी, तो वो अन्न को चोरी से खा लेती थी, वो उसके आटे को खा लेती थी, क्योंकि भूख इतनी थी। और वो ये कहती थी कि मेरा भी अधिकार इस पर है। आपने बहुत कोशिश की खाने की, लेकिन आप खा नहीं पाए। हाँ, खा नहीं पाए, और वो जितने मज़े से खा रही थी। तो उससे उसके प्रति एक आकर्षण था यार कि ये सामान्य लड़की नहीं है, ये एक ऐसी लड़की है जिसमें जल भी है और अग्नि भी है, दोनों साथ-साथ है। तो उस जल की तरलता ने आकृष्ट किया और उसकी अग्नि ने बाँधा। लेकिन अब वो बचपन की बात थी, लेकिन वो बिंब जो है, वो प्रेम का है। अ, और इसके साथ ही जो प्रेम था, जैसे मेरा प्रेम भी, मतलब मैं सतपुड़ा की बात करता हूँ तो प्रकृति के साथ था, बचपन के दोस्तों के साथ था, माँ से था, पिता से था, जीव जंतुओं से था। तो प्रेम के नाना रूप हैं, लेकिन और जितनी तरह से आप प्रेम करते हैं ना, उनका कोई ना कोई सत्व आपके अंतिम प्रेम में ज़रूर परिणित होता है। क्योंकि आपने वहाँ से जो प्रेम हासिल किया है, अंततः वो प्रेम किसी को देंगे तो ना। तो जो उसका प्रत्याशी होता है, फिर उसको वो प्रेम मिलता है। ये चित्रों को
कैद करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, जो बाद में बतौर चित्रकार, फ़ोटोग्राफ़र, कैमरे के पीछे जो आँख है आपकी बतौर निर्देशक, ये प्रवृत्ति की शुरुआत पहली बार कैमरा आपने कब पकड़ा और कब आपको लगा कि नहीं केवल शब्दों की दुनिया से अलग भी मुझे उतरना चाहिए, रंगों को भी कैद करने की कोशिश करनी चाहिए या पुनर्प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, जब मैंने हायर सेकेंडरी में जब कविताओं को पढ़ना शुरू किया, इस समय निराला को पढ़ रहा था या प्रसाद को पढ़ रहा था या पंत को पढ़ रहा था या महादेवी को पढ़ रहा था, उनमें प्रकृति के बड़े अद्भुत चित्रण हैं और वो मूर्त भी हैं और अमूर्त भी है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र था यार, कि इन्होंने जिस तरह से पेड़ की, नदी की, मनुष्य की, जिस तरह से रचना इसमें की है, ये दूसरे कला रूपों में भी उपलब्ध है। तो गरीबी थी, यानी कि मैं 1976 के बाद से रेडियो की नौकरी में आया, तो मेरे पास जो कैमरा मेरे हाथ में आया, वो आया होगा लगभग 1980 के आसपास। तो वहाँ से, और तब तक मैं मुक्तिबोध को पढ़ना शुरू कर चुका था। तो मुक्तिबोध की कविताओं में जो दृश्य हैं, जो एब्स्ट्रैक्शन है, जो अंधेरा है, मुझे लगा यार कि ये प्रकृति से ही उनके पास आया है। तो वो जो बिंब मुक्तिबोध ने या निराला ने या विनोद कुमार शुक्ल ने या चंद्रकांत देवताले ने या शमशेर ने अपनी कविताओं में लाए हैं, उनको प्रकृति में देखना चाहिए। तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन उसके समरूप बहुत सारे आपको प्रकृति में मिल जाते हैं। तो मैंने उनकी फोटोग्राफी करना शुरू की। मतलब मैं पूरा पेड़ नहीं शूट करता था, पेड़ का वो हिस्सा है जिसमें रेखाएं हैं, जिसमें कोई चेहरा उभर रहा है, जिसमें थोड़ा सा उजाला है, थोड़ा सा अंधेरा है, जो बहुत नेचर की वजह से है। तो मैंने उनको शूट करना शुरू किया। तो इस तरह से मेरे एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी का एक संसार शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा यार कि अब फोटोग्राफी तो कर ली, अगर इनको चित्र में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैमरे में हमारे यहाँ एक सुविधा ये रहती है कि आप उस कलर्ड का भी ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं, और जब आप ब्लैक एंड वाइट देखेंगे या उसको एक्सरे वाले फॉर्म में ले आएंगे, जैसे वो फिल्म धुलती है स्टूडियो में, तो आपको वो चेहरा, वो रंग, वो आकार, वो प्रकार, वो सब दिखाई देंगे। तो उससे आप इन डेप्थ पहुंच गए कि यार कि ये जो चित्र मैंने खींचा है उसके भीतर ये है। अगर इसमें अगर आपको कलर करना है तो आपने ब्लैक एंड वाइट भी देख लिया, आपने ओरिजिनल भी देख लिया, तो फिर आप अपने हिसाब से उस चित्र को उस ब्लैक एंड वाइट फॉर्म से जब आप लेके आएंगे पेंटिंग में, तो एक नया संसार खुलेगा। वो बिंब का भी नया संसार होता है, वो मिथक का भी होता है, वो एक नया तरह का मेटाफर उसमें निकल के आ जाता है। तो इस तरह कुछ ट्रायल एरर, इंट्रोस्पेक्शन, उससे ये काम शुरू हुआ। और वो मेरे चित्रकार दोस्त भी कहते हैं कि बोले ये आपका काम बिल्कुल अलग तरह का है। पर वो क्या पागलपन में, जिद में मैंने ये काम शुरू किया, और वो पागलपन या दीवानगी चल रही है। क्या इन विधाओं में जिनकी आप बात कर रहे हैं, चित्र फोटोग्राफर बतौर फोटोग्राफर या बतौर चित्रकार, रेखांकन जो आपका है, इनमें कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत रहा हो जिसको आपने प्रकृति के से इतर जिसने आपको प्रभावित किया हो? दरअसल एक सुरेंद्र राजन नाम के एक बड़े बड़े पत्रकार हुए जिन्होंने दिनमान से लेके और सारी बड़ी मैगजीन्स के लिए फोटोग्राफी की थी। तो उनको मैं जानता था, वो मध्य प्रदेश के थे, पन्ना के थे, और यायावर हैं, और आज भी मतलब मेरे ख्याल से 95 साल के आसपास वो इस समय दक्षिण भारत में है।
तो वो सबसे क्रिएटिव फोटोग्राफर थे, बड़ा नाम उनका। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, गांधी के रोल तो वो कई फिल्मों में कर चुके हैं। तो उनके साथ सत्संग मेरा हुआ करता था। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई, ये तुम जो कर रहे हो ये बिल्कुल अलग तरह का काम है, इसको आप इस तरह से पेंटिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो चाहे आप डिजिटल करें या नॉन डिजिटल करें। ये जो डायरी लेखन के क्षेत्र में आपने बड़ा काम किया है। संस्मरण भी डायरी के तौर पर लिखा और काव्यात्मक डायरी भी आपने लिखी। डायरी विधा जिस रूप में प्रतिष्ठित होनी चाहिए या उसकी जो स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए, वह वर्तमान में क्यों नहीं हो पा रही है, या वर्तमान में वो उस स्वरूप में क्यों नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि पूरे हिंदी साहित्य में डायरी विधा का कोई बहुत प्रचुर सम्मान जिस तरह से उसको मिलना चाहिए विधा के तौर पर, वह नहीं हो पाया है। दरअसल क्या है कि डायरी लेखन कम लोगों ने किया, और डायरी के अगर आप प्रारंभिक रूप देखें तो दो तरह के होते थे। एक तो वो डायरी होती थी जिसमें आप रोज बरोज की रोजनामचा। घटनाएं, रोजनामचा वो लिखा करते थे। एक हुआ करते थे जनरल, जैसे वास्को डी गामा निकले या ह्वेन सांग निकले, तो वो जिन जिन देशों से गुजरे या जिन जिन यात्राओं से गुजरे, तो उन्होंने वहाँ की भौगोलिक और तमाम तरह की चीज़ों को दर्ज किया, तो उनको जनरल माना गया। तो एक ज़मीन थी तो सही, लेकिन मैं देखता हूँ कि 20वीं शताब्दी के पूरे फलक में जितना डायरी लेखन होना चाहिए था, उतना डायरी लेखन हुआ नहीं। उसके कारण क्या थे? दरअसल डायरी लेखन में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती। वो एक बहुत ही पर्सनल और इंटीमेट राइटिंग का एक ऐसा फॉर्म है, और बहुत सारे लोग तो अपनी डायरी छपाते भी नहीं हैं। लिखी है, छपवाई नहीं। और कविता आपकी केंद्रीय विधा थी, जिससे आप समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। वो आप भक्ति काल क्या, वो अमीर खुसरो की 13वीं शताब्दी से लेके यहाँ तक का एक इतिहास देखें, संस्कृत साहित्य से लेके खड़ी हिंदी, खड़ी बोली तक देखें, तो कविता आपकी केंद्रीय विधा रही है, क्योंकि आपके सारे शास्त्र उसमें लिखे गए हैं। तो लोग कविता में ज़्यादा अपने आप को अभिव्यक्त करते थे, क्योंकि उसमें जो नाम और जो प्रतिष्ठा थी, शायद उसका एक आकर्षण था। कहानी और उपन्यास तो हमारे यहाँ पिछली शताब्दी में ही एक तरह से आकार पाता है, और उसके साथ ये नॉन फिक्शन की विधाएं भी। हालांकि आज़ादी का जो पूरा दौर था और उसमें जो हिंदी की पत्रकारिता आई, उन पत्रकारिता में जो स्तंभ बने, वो स्तंभ ही थे जिनसे कि विधाओं का जन्म हुआ। चाहे हिक्की का गजट ले लें आप, या उसके बाद मार्तंड है और तमाम अखबार हैं, तो चाहे निबंध है उसी में आए, लेटर टू एडिटर पत्र लेखन है उसी में आया, व्यंग उसी में आया, कहानी उसी में आई, उपन्यास का अंश उसी में आया। तो ये जो फॉर्म्स बने हैं, ये फॉर्म्स पत्रकारिता ने उनको जीवन दिया। लेकिन डायरी बहुत ज़्यादा नहीं छपती थी। मैगजीन्स में भी उठा के देख लीजिए, कहीं भी उठा के देख लीजिए, कम लिखी गई है। इसलिए ये जो थोड़ी सी चेतना आई है, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इस विधा में फिर जो हमारे सीनियर लोग रहे हैं, उन्होंने फिर डायरी के फॉर्म को लिया। तो ये जो विधाओं के बीच आपकी आवाजाही है लगातार, निबंध, आलोचना, कविता, चित्र, फोटोग्राफी, निर्देशन, ये इसकी क्या वजह है? ये कोई बेचैनी है? किस चीज़ को तलाश रहे हैं लीलाधर मंडलोई जी? दरअसल क्या है कि किसी भी एक कला में आप सब कुछ नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको कविता का उदाहरण दूं, तो मेरी कविता की एक पंक्ति है, मेरे लिखे में रंग क्यों नहीं आते,
रंग ठीक जैसे भी प्रकृति में है। और फिर मैं जो रंग नहीं आ पाते उनके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। तो रंग कहाँ आएँगे? तो वो तो चित्रकला में आएँगे या फ़िल्म में आएँगे या फ़ोटोग्राफ़ी में आएँगे। तो अगर आपको सही-सही रंग से प्रेम है या रंग की रूह तक आप पहुँचना चाहते हैं, तो आपको दूसरे फ़ॉर्म में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं एक तरह से भटकता हुआ बंजावरा बंजारा कह लो या यायावर कह लो या पागल कह लो, मैं इस तरह से जाता हूँ। अब कुछ चीज़ें मुझे सिर्फ़ संगीत में मिलती हैं, कुछ चीज़ें मुझे सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी में मिलती हैं। और मैं जिस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी चाहता हूँ कि कहा जाता है कि जैसे मैं भी जयप्रकाश जी के साथ बैठा हूँ, तो पिकासो कहते थे कि मनुष्य से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं है। आप उसको समझ ही नहीं सकते। मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं आपका मित्र हूँ, तो आपने मुझे समझ लिया या मैंने आपने समझ लिया। उसी तरह से प्रकृति की हर चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है। पेड़ हो, नदी हो, ये हो, जो दिख रहा है, सत्य वो नहीं है। मेरी एक कविता है, कविता जल में निमग्न अग्नि है। अब ये सत्य मुझे कहाँ से मिला? समुद्र के भीतर ज्वालामुखी भी तो है। तो अगर बहुत तरल हैं, आप बहुत जलज हैं, आप बहुत कोमल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, आपके भीतर कहीं वो अग्नि भी है, जो कभी भी ब्लास्ट कर सकती है। तो कई बार चीज़ों को आपको ये देखना होता है कि जो उसकी इन डेप्थ ट्रैवल होती है, सुर नहीं, सुर के भीतर की यात्रा, वस्तु नहीं, अंतर्वस्तु में प्रवेश की आपकी जिजीविषा और आपका पागलपन। तो जब तक वो आप एकदम भीतर उतर के चीज़ों को नहीं देखेंगे, तब तक आपको चीज़ें पकड़ में ही नहीं आएँगी। पकड़ में आएँगी उसके बाद तो आप समझ के दरवाज़े खोलेंगे अपने, कि यार अब तो पकड़ तो लिया है मैंने, पर ये है क्या? तो इसलिए आपको भटकना पड़ता है। हिंदी साहित्य, विशेषकर मैं यहाँ पर आधुनिक हिंदी साहित्य और साहित्यकारों की बात करूँगा। साहित्य में गुटबाजी जो रही है, उसने आपके कालखंड में भी हुई होगी। आपने ज्ञान रंजन जी पे वृत्तचित्र बनाया था। अभी ज्ञान रंजन जी का एक साक्षात्कार बहुत चर्चा में था, जिसमें तमाम समकालीन लेखकों के बारे में, रचनाकारों के बारे में उनकी अपनी राय थी। एक लेखक को अपने समकालीन साहित्यकारों के प्रति या समकालीन रचनाकारों के प्रति किस तरह का भाव रखना चाहिए? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, मेरी एक कविता है, दुनिया में कम से कम 2-4 दोस्त तो ऐसे हों जो रास आएँ अपनी कमज़ोरियों में। ऐसा कौन-सा इंसान है जिसमें कमज़ोरी नहीं हो? ऐसा कौन-सा इंसान है जिसने छोटा-बड़ा कोई ना कोई अपराध ना किया हो? मनोहर श्याम जोशी ने हमज़ाद में एक अपराधी के बारे में लिखा, तो उन्होंने उनके खिलाफ नहीं लिखा। उनके कहने का आशय ये था कि अगर ये अपराधी रहा होगा तो किसी एक क्षण में, किसी आवेश में, किसी कमज़ोरी में इससे अपराध हुआ होगा। अपराध बुरी चीज़ है, लेकिन उस एक अपराध के लिए मैं उसको फांसी पे नहीं लटका सकता। मैं उन उसके उन पक्षों को ज़रूर देखूँगा, इस एक पक्ष को हटा के, कि उसमें कोई मनुष्यता रही कि नहीं रही, या कि वो सिरे से अपराधी था। तो ये जिस तरह की ये चीज़ें होती हैं गुटबाजी की वजह से, शक्ति केंद्रों के बन जाने से, तो उसके असरात तो आपके दिमाग पर रहेंगे। और आपने जिन अनुभवों से गुज़र कर जो सच पाया है, वो सच गलत भी हो सकता है। वो सच आधा-अधूरा भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि उसने इतना आपको घेर लिया हो, जिस तरह से हमज़ाद में एक अपराधी आता है, लेकिन लेखक उसको अपराधी नहीं मानता।
तो ये जो गुटबाजी है ना, ये सब बहुत त्वरित और बहुत तात्कालिक होती है। मीडिया में उछलती हैं और फिर उसके बाद जाके सब हो जाती है, लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए। सच जो है, उसको आपको बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो जो लोग बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं देख पाते, अ, ये भी होता है कि कुछ निकल जाता है वो तो और एक, ज्ञानरंजन की क्या बात करते हैं, बाकी तमाम बड़े लोगों में उसी में जो प्रसंग नामवर जी का आता है कि नामवर जी ने कुछ कहा तो सबसे निकल जाता है, लेकिन वो जो उनसे किसी आवेश या आवेग में निकल गया, वो उनका मूल चरित्र है कि नहीं है, आपको इसकी शिनाख्त करनी चाहिए। आपने अपनी एक कविता में लिखा है कि जहाँ खत्म होता है कोई जीवन, एक नया शुरू होता है वहीं से। एक बूढ़े की अंतिम सांसों को सुन रहा होता है उसका पोता या नाती आज भी। वह पूर्वजों से जुड़ा होता है किस तरह हम नहीं जानते। उसकी हड्डियों में जो कुछ बोलता रहता है ताउम्र, वह पूर्वजों का काव्य संगीत ही होता है। कविता को जीवाश्मों से ताजा हड्डियों तक सुनो। आने वाले समय की कविता की पहचान कोई आलोचक इस तरह भी करेगा, मुझ आदिवासी कवि को नहीं लगता। ये जो हमारी आधुनिक कविता या जो आधुनिक हिंदी साहित्य है आज के समय में, और सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, वह हमारे साहित्य को कहाँ तक ले जाएगा। हम जिस अतीत की बात कर रहे हैं अपनी चर्चा में, जिस तरह से आपने सूर कबीर तुलसी को याद किया, उनके लोक को याद किया, क्या हमारा वर्तमान लोक साहित्य को उस तरह से आत्मसात कर पा रहा है ऐसे समय में जब सूचना विस्फोट चारों तरफ है? देखिए क्या है कि जिस मीडिया में हम लोग अभी बैठे हैं और पूरी प्रौद्योगिकी को उठाकर देख लीजिए, ये इतना अतिशय गति में है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ थम नहीं रही। पहले आप 3.5 घंटे की फ़िल्म देखते थे, वो घट के 2.5 घंटे की हुई, फिर 2 घंटे की हुई, अब 1.5 घंटे की हुई। अब डॉक्यूमेंट्री या कोई भी चीज़ 30 मिनट, फिर उसका समय रेडियो में 15 मिनट हुआ, फिर 10 मिनट हुआ, और आप इस समय रील के ज़माने में हैं। तो ये जो कंटेंट थ्रो किया जा रहा है, इस कंटेंट में क्या सत्व है जीवन का, दर्शन का, आपकी पूरी परंपरा का, वो आपको समझ में नहीं आता। इतनी सारी छवियों का महासंजाल है जो आपके दिमाग में, जो आपकी चेतना में पटका जा रहा है। तो एक तो ये इस कारण से जो नई पीढ़ी है, उसका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, उसका रीडिंग टाइम खत्म हो गया है। मुझे नहीं मालूम कि किंडल पे, इस पे, उस पे वो कितना पढ़ते हों, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ लेते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं, जब आप प्राचीन से लेके यहाँ तक का जो साहित्य है, आप 20वीं शताब्दी तक का लगा लीजिए, उसमें जो कालजयी रचनाएँ हैं, उनके साथ जब आपका कोई परिचय ही नहीं होगा, तो आपकी ज्ञानात्मक संवेदना का संसार विकसित नहीं होगा। तो जो आप लिखेंगे, जिसको कि आज कहा जा रहा है कि नई हिंदी आ गई है, नया कंटेंट आ गया है, तो उसमें चाहे आप भाषा को देख लें, सोशल मीडिया पे जिस तरह की अ, एक तरह की कल्चर्ड भाषा है, जिस तरह से भाषा का क्रियोलीकरण हुआ है, वो सब रूप उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये ठीक है कि आपने भाषा तो पकड़ ली, लेकिन उस भाषा में कह क्या रहे हैं? क्या उसमें कालजयी रचना होने का कोई गुण है? क्या वो समाज में चेतना के स्तर पर कुछ परिवर्तन कर रहा है? तो करीब 30-40 साल के का जो साहित्य हमारे सामने आया है, उसमें कितनी रचनाएँ होंगी जो इस तरह का काम अंजाम दे सकती हैं? आप तो खुद साहित्य का पूरा संसार सँभालते हैं।
अगर आपकी चेतना में 2-4-10 किताबें इस नई दुनिया से आकर परिवर्तनकामी लग रही हों, तब तो मैं बड़ा आश्वस्त होऊँगा। लेकिन ठीक है, देखते हैं, हो सकता है इसके भीतर कुछ ऐसा छुपा हो, जो अभी हमको नहीं दिखाई दे रहा है, वो बाद में सामने आए। आप लंबे समय तक आकाशवाणी में रहे। बहुत चर्चा होती है कि प्राचीन मतलब पुराने समय में जब आकाशवाणी शुरू हुई, प्राचीन मैं कह रहा था, तो बड़ा नियंत्रण था सरकारी। आज के समय में निजीकरण हो चुका है, बहुत सारे चैनल निजी क्षेत्र में। ये जो बदलाव है, यह और उसके बाद दूरदर्शन आया, दूरदर्शन के बाद निजी चैनल्स है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है, यह कितना सकारात्मक है? ये जो बदलाव हो रहे हैं, जो नियंत्रण जो निजी क्षेत्र में पहुंच रहा है, वह समाज को किस रूप में जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? देखिए, क्या है कि पहले आपको मालूम है, ऑडियंस का या व्यूअर्स का एक ऑडियंस का रिसर्च वर्क हुआ करता था। वो टीआरपी के हिसाब से होता था, लेकिन जी, किसी ने इस बात की रिसर्च नहीं की कि आपके प्राइवेट चैनल्स हो या सरकारी चैनल्स हो, उनके प्रभाव में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसका कोई अध्ययन नहीं हुआ। ऑल इंडिया रेडियो में शुरू में होता था, जब हमारा अपना ऑडियंस रिसर्च था, और हम पत्रों के आधार पर जो बोरों में भर के श्रोता पत्र भेजते थे, उसमें फरमाइशी ज़्यादा होते थे, लेकिन क्रिटिकल भी ज़्यादा होते थे। उसमें हमको ये पता चलता था कि दर्शक क्या सोच रहा है। जहाँ तक नियंत्रण की बात है, तो मेरा जो अपना अनुभव लगभग 40 साल का है, मैं एक चीज़ देखता हूँ। जब ऑल इंडिया रेडियो था, तो वहाँ एक ब्रॉडकास्टिंग कोड था, जिसको हम एआई ब्रॉडकास्टिंग कोड कहते हैं। वो आया था बीबीसी से, और बीबीसी को एक बहुत ही स्वतंत्र संस्था माना जाता है, तो उसी का पालन हुआ। फिर उसके बाद दूरदर्शन में आए, तो टेलीविज़न के 2 कोड आ गए, एक ब्रॉडकास्ट का हो गया, एक कमर्शियल कोड हो गया। ये भी बीबीसी और दूसरे वहाँ से आया था। तो उन कोड में इतनी गुंजाइश है कि आप अपनी स्वतंत्रता से काम कर सकते हैं, और सबसे कठिन समयों में भी मैंने उसी के बीच से वैसे काम किए जो जिससे सरकार अप्रसन्न रही। तो काम करने का जो तरीका है, वो इस बात से बनता है कि जो आपको दी गई आज़ादी है, उसको आप कितना समझ रहे हैं। रही नियंत्रण की बात, जब सरकारी था तो सरकार का एक नियंत्रण था, उससे तो कोई इनकार करता नहीं है। लेकिन उसके बीच के रास्ते आप तब निकाल सकते थे जब आप उतने इंटेलिजेंट हो। आज क्या दबाव नहीं है। आज भी कितने दबाव है। शेयर्स किसके पास है, कंपनी कौन सी है, उसकी नीति क्या है, तो उसके दबाव है। तो ये जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दबाव से मुक्त कोई कभी भी नहीं रहा है। कहीं अर्थ का दबाव है, कहीं विज्ञापन का दबाव है, कहीं सरकार के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग का दबाव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें तो मैंने भावक और उपभोक्ता की तरह देखी हैं। ये जितने प्राइवेट चैनल्स हैं, इन प्राइवेट चैनल्स में बहुत सारे लोग तो सबसे पहले दूरदर्शन में ही थे। वहीं उनके न्यूज़ के प्रोग्राम चलते थे, वहीं उनके इलेक्शन के प्रोग्राम चलते थे। तो सब कुछ तो यहीं जो जो सूक्ष्मताएँ थीं, वो तो यही थी। यहाँ दबाव देखते हुए भी उन्होंने काम किया, लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ भी दबाव देखते हुए वही काम हो रहा है। तो एक घोषित नियंत्रण है, जिसको आपके दर्शक और आपके श्रोता नहीं जानते, लेकिन वो अनुभव करते हैं कि नहीं यार, ये न्यूज़ तो किसी दबाव में है।
और इस सच को मुझे लगता है कि हम सब लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो भीतर से जानते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। मैं उस समय भी स्वीकार करता था और आज भी स्वीकार कर रहा हूं कि हाँ, दबाव थे, लेकिन वो दबाव आज भी है। ये आप आकाशवाणी तक पहुंचे कैसे? ये इसका भी एक रोचक किस्सा है। आपकी नौकरी की पढ़ाई के बाद की यात्रा आपकी कैसी रही, और दूर वो आकाशवाणी तक कहाँ से आई, क्यों आई और कैसे आई? आकाशवाणी का तो जैसे मैं बताया था कि बचपन में मैं अपने एक मजदूर थे राम प्रसाद, उनके पास पहला मर्फी का रेडियो आया था। तो मुझे रेडियो की दुनिया इतनी बड़ी लगती थी, मतलब कल्पना से परे। मतलब मैं वो गांधी को भी सुन रहा हूँ, मैं नेहरू को भी सुन रहा हूँ, मैं नरगिस को भी सुन रहा हूँ, मैं बड़े से बड़े लेखक को सुन रहा हूँ, और संगीतकारों को सुन रहा हूँ, चित्रकारों को सुन रहा हूँ। तो मुझे ये बड़ा एक अजीब सा फंतासी लोक लगता था यार कि इस डब्बे में ये सब कुछ है, तो इसी में जाना चाहिए। इन लोगों से मिलने का, इन लोगों से बात करने का, इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो मेरा एक विचार था, ये लगभग 13-14 साल की उम्र में पक्का हो गया था। और जब मैं भोपाल में आया तो जिस रीजनल कॉलेज में पढ़ता था वो शिमला इस पर था, और रास्ते में आकाशवाणी पढ़ता था। तो उसे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते जाता था यार कि कभी यहाँ आना होगा। और कॉलेज में रहते हुए फिर वहाँ जाना भी शुरू हुआ। वहाँ पर एक स्कूल ब्रॉडकास्ट छात्रीय कार्यक्रम होता था, तो उसमें बच्चों की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो बच्चों को बुलाते थे। तो जब उन्होंने कहा कि कौन जाएगा आकाशवाणी में, तो मैंने सबसे पहला अपना हाथ ऊपर किया, मेरा नाम लिख गया। तो वहाँ मैं जाता था, 10 रुपये मिलते थे। वो 10 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ थे। तो वहाँ से चलते हुए छात्रीय कार्यक्रम से मेरी यात्रा युवाणी तक आते-आते ख़त्म हुई, जिसमें 25 रुपये मिलते थे। क्योंकि घर से 1 पैसा नहीं आता था। स्कॉलरशिप में मुझे पहले 65 रुपये, फिर वो 75 रुपये हुए। तो मेस का और हॉस्टल का और बाकी सारी चीज़ों को खर्च-वर्च काट के 7 या 8 रुपये हाथ में आते थे, महीना उसमें चलाना पड़ता था। तो ये जो 10 रुपये थे, जो आपको 2-1 महीने में मिल जाते थे, तो यार ये एक जगह है कि जहाँ पे मतलब आप बोलते भी हैं, गाते भी हैं, नाचते भी हैं, उसका पैसा मिलता है। यहीं आना चाहिए। कम से कम आपके हाथ में, क्योंकि मेरी माँ ने ये कहा था कि देखो, हाथ हमेशा ऐसा रखना, ऐसा मत रखना। कोई किसी के लिए कुछ भी कर सको, तो वो करना। तो मैंने कहा यार ये ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें देना है। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो मैं दूसरी नौकरियां करते-करते रेडियो को भूल नहीं पाया, और मैंने वहाँ अप्लाई किया था। मैं दूसरी जगह बहुत अच्छी तनख्वाह पर था, और जब वो अप्लाई किया वो पोस्ट थी ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव की, 425 का बेसिक था। वो अप्लाई कर दिया मैंने। मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, और मैंने बताया कि देखिए बहुत सारे लोग तो कोई नौकरी चाहिए इसलिए आते होंगे, मेरे पास नौकरी है। मैं रेडियो से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत पैशन है मेरा, तो मैं इसी में आना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारी नौकरी छोड़ के आपके सामने खड़ा हूँ। तो उन्होंने कुछ सवाल-ववाल पूछे, और ये कहा कि यार तुम बैंक का है तुम्हारे पास, बैंक में जाओगे तो हो सकता है कि तुम मेंबर तक पहुँच जाओ। डिप्टी कलेक्टर का ऑफ़र है, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो बन ही जाओगे। तो मेरे मुँह से निकल गया कि सर आप मुझे सेलेक्ट करिए, मैं जो भी आखिरी पोस्ट होगी वहाँ तक पहुँच के बताऊँगा। तो ये जो मेरा बोलना था, सिर्फ़ इस एक वाक्य ने मेरा जीवन वहीं तय कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का सोचते हो, तो हम रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करते, पर हम रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे हैं कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो गया। तो अ, ये है रेडियो में आने की कथा। मान लो ये आकाशवाणी
और दूरदर्शन दोनों के काम के दौरान का कोई ऐसा अनुभव जो याद रह गया हो, जिसका उल्लेख आपने न किया हो? चाहे वो संस्मरण के तौर पर हो या किसी दबाव के तौर पर हो या कोई ऐसी घटना रही हो जिसको प्रस्तुत करने की बात रही हो? क्योंकि चेखव पर भी आपने फ़िल्म का निर्माण किया है। कोई भी अनुभव? देखिए, बहुत सारी घटनाएँ हैं। जैसे लोगों को ये मालूम ही नहीं कि पहला लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो जिसको आप अभी पार्लियामेंट कहते हैं, वो भोपाल की विधानसभा यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा से हुआ था। सुंदरलाल पटवा जी उस समय मिनिस्टर थे, संगमा साहब हमारे मिनिस्टर थे। तो उस तरह का कोई लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ ही नहीं था इतिहास में। तो संगमा जी तो बड़े उदार थे। तो पटवा जी ने कहा होगा यार कि हमारे यहाँ से बजट का लाइव प्रसारण करवा दो। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हो जाएगा। अब हो जाएगा, नियम कानून कुछ है नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं है। और मैं वहाँ पे भोपाल में उस समय डायरेक्टर था। तो मैंने जी से पूछा कि सर बताइए क्या गाइडलाइन है। बोले इसकी तो कोई गाइडलाइन बनी नहीं। मैं मिनिस्ट्री गया, मिनिस्ट्री ने भी कहा कोई गाइडलाइन नहीं बनी। तो फिर मैंने कहा करें कैसे, क्योंकि उस समय जो पूर्व 3 मुख्यमंत्री थे वो उसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी कि हम ये सब नहीं होने देंगे। अब मंत्री महोदय ने कह दिया तो होना तो था। तो मुझे अंततः ये कहा गया कि आइदर यू आर ए गुड मैनेजर और यू आर ए बैड मैनेजर। अब जिसके ऊपर कोई गाइडलाइन बनी नहीं वो ओवरनाइट तो बन नहीं सकती। तो आप करिए जैसा करना है। तो वो जो चीज़ थी कि विधानसभा के अंदर अपोजिशन की पार्टी विरोध कर रही है, सपोजिशन की पार्टी लाइव टेलीकास्ट चाहती है, करना पड़ा। अब कैसे किया वो एक रहस्य है। लेकिन वो जो संकट था, ऐसा ही एक संकट था जब रथ यात्रा निकली थी हनुमान जी की। क्या संकट था? संकट ये था कि जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो ब्रॉडकास्ट करना चाहते थे। ऐसे किसी सब्जेक्ट पर ब्रॉडकास्ट का ना बीबीसी के कोर्ट में था ना एआईआर के कोर्ट में था, क्योंकि वो तो घटना ही अपनी तरह से पहले करी थी। तो उस समय भी यही हुआ, लेकिन कर लिया और बचाया उसी एआईआर कोर्ट ने। उसके बीच में का जो रास्ता था उस रास्ते को बहुत इंटेलिजेंटली समझ के कर लिया। और दोनों बार वो रिकॉर्डिंग मंगाई गई दिल्ली और वहाँ से लेकर मिनिस्ट्री तक मैं उसका रिव्यू हुआ। तो वो लोग भी तो उसी एआईआर और टेलीविज़न के कोर्ट को लेकर बैठते ना कि कहीं इसका उल्लंघन तो नहीं हुआ है। दोनों ही केस में उल्लंघन नहीं था। आपको ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अपना कौन सा रूप लगता है? वह प्रशासनिक दायित्व? देखिए क्या प्रशासनिक दायित्व एक भय पैदा करता है। मतलब ऐसी जो प्रतिकूल स्थिति होती है वो भय लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तो आपके अपनी क्रिएटिविटी का संसार है। क्योंकि यहाँ कोई कोड नहीं चलता। यहाँ जो कहना है तो या तो आप खुद सेंसर कीजिए, और अगर आप कह सकते हैं तो कहिए। और हमने कभी अपने को सेंसर किया नहीं और चलता रहा। आपकी कविता की एक पंक्ति है कि तुम करो मेरा तिरस्कार, मुझे कोई दुख नहीं। जिन रास्तों से पहुंचा हूं यहाँ, अपनी मूर्खताओं के साथ प्यारी हैं मुझे। मैं कपड़ा बुनता जुलाहा से ही कैसे भूल जाऊं कपास का मूल्य। मेरी तरलता मूर्खताओं से बनी है। ये जो सहजता और ये जो कपास और जुलाहा है और ये जो कबीर के जिस प्रभाव की आप बात करते हैं, यह दिनों दिन विस्मृत क्यों होती जा रही है साहित्य जगत से? साहित्य संसार इतना भौतिकवादी क्यों होता जा रहा है?
देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अ, आप उस तरह से अपनी प्रकृति और समाज से जुड़े नहीं हैं। बहुत तीव्र विस्थापन हुआ है हर जगह से। आप पेड़ से अलग हुए हैं, आप नदी से अलग हुए हैं, आप पहाड़ से अलग हुए हैं, आप मनुष्य से अलग हुए हैं। तो जब आप जो मूल है आपकी संवेदना के जो सोर्स रहे हैं, संस्कृत साहित्य या उपनिषद और वेद से लेके आज तक, जब वहाँ से कट जाएँगे, तो वही होगा जो हो रहा है। फिर जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन शुरू हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ने मशीन को आपके जीवन में केंद्रीय बना दिया। ऐसा नहीं है कि अ, मशीन में वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन आपने देखने का नज़रिया बदल दिया। एक बहुत कोई अहम फ़िल्म है। एक आदमी है, वो टैक्सी ड्राइवर है और एक स्त्री से प्रेम भी करता है। लेकिन उसकी रोज़ी-रोटी से पीछे के समय से जुड़ी हुई जो टैक्सी है, उससे उसका प्रेम इस कदर है कि वो चाहे उसका हॉर्न हो, चाहे उसका पिस्टन हो, चाहे उसकी खड़खड़ाहट हो, चाहे गति में उसका दौड़ना, ये जो साउंड्स का संसार है, उससे उसको इतना अधिक प्रेम है। उस टैक्सी से इतना अधिक प्रेम है कि स्त्री से उसका प्रेम सेकेंडरी हो जाता है। तो आप प्रेम को कहाँ-कहाँ देख सकते हैं? आप मशीन में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते। लेकिन देखने की वो जो दृष्टि, वो जो संवेदना है, वो उसका क्षरण हो गया है। अब आप देख नहीं पा रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे कर्टेन्स पड़े हुए हैं। वो बाज़ार का कर्टेन है, वो प्रौद्योगिकी का कर्टेन है, वो दुनिया में ब्रांडेड हो जाने का, सैटेलाइट मनुष्य हो जाने का। हम सब लोग सैटेलाइट मनुष्य हैं आज। आपका संपादकीय बतौर संपादक आप भी का अनुभव भी काफ़ी व्यापक रहा है, निर्देशक तो आप रहे ही हैं। हुँ। किन संपादकों से जुड़ा आपका अनुभव? क्योंकि रचनाएँ निश्चित रूप से पुराने समय में हमारे आज के श्रोता और दर्शक भले ही इस बात को ना समझ पा रहे हों कि नहीं किसी ज़माने में हुँ। कितना कठिन होता था रचनाओं का प्रकाशित होना। हुँ, तो हुँ। आपने उस कालखंड में भी तमाम संपादकों से आपका पाला पड़ता रहा होगा और चूँकि हालाँकि मैं ये नहीं मानता कि सामान्य लेखकों की तरह आपको कभी उस तरह की कोई अनुभूति हुई हो रचनाओं की वापसी की, क्योंकि आप नहीं हुई। दरअसल क्या है कि जो संपादक नाम की वस्तु है ना, मैं वस्तु कहता हूँ उसको। वो जब आपकी चीज़ों को प्रोडक्ट की तरह देखने लगता है, जैसे अगर कोई एक संपादक ने अपनी पत्रिका का चरित्र आइडेंटिटीज़ के ऊपर क्रिएट करके रखा हुआ है, या एक तरह से सेक्स जैसी आकृष्ट करने वाली चीज़ों की इनर लेज़ ना हो, तो वो जो आपका बहुत सच्ची ज़ुबान में लिखा हुआ भी कुछ होगा, वो उसकी पत्रिका के अनुकूल नहीं होगा, तो वो तो लौट आएगा ही। आपको ये शऊर होना चाहिए कि कोई संपादक जो लिख रहा है, उसकी दृष्टि जो आपने लिखा है उसके अनुकूल है कि नहीं। जो मतलब आपके समय के ऐसे विषय जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और कालजयी होंगे। जैसे अगर आप पंचतत्वों की बात करते हैं, तो पंचतत्वों की पक्षधरता में जो आप लिखेंगे, वो वेदों में भी प्रासंगिक था और आने वाले युग में भी प्रासंगिक होगा। तो पानी तो सबको चाहिए, धरती सबको चाहिए, अग्नि सबको चाहिए, हवा सबको चाहिए। तो क्या आप ऐसी बड़ी चीज़ों को लेकर अपने रचना के आसपास सोचते हैं? और मैंने अपने संपादन काल में नॉन फ़िक्शन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया,
क्योंकि वहां पर इन सारी चीजों का गुणगान था। कहानी में अगर आप ये सोचो कि नदी के ऊपर कोई कहानी मिल जाएगी, या अग्नि के ऊपर कोई कहानी मिल जाएगी, या धरती के ऊपर कोई कहानी मिल जाएगी, तो वो नहीं मिलेगी। साहित्य के विकास में साहित्यिक संस्थाओं की कितनी भूमिका है? और आजकल साहित्यिक मेले बहुत होते हैं, आप भी लगातार सक्रिय रूप से साहित्यिक आयोजनों में न केवल भागीदारी करते रहे हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के सलाहकार भी हैं जो साहित्यिक आयोजनों में या साहित्य की समृद्धि में उसको बढ़ावा देने में से जुटी हुई हैं। आप पूरा इतिहास देखिए जयप्रकाश जी, अगर आप साहित्यिक संस्थाओं के इतिहास की बात करते हैं, तो किस कालखंड में कौन सा व्यक्ति वहां प्रमुख होकर आया है, उससे सारी चीजें बदल गई। अगर वहां कोई कमजोर आदमी आके बैठ गया, तो फिर वो होता है जैसा आज हो रहा है। तो साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं का एक इतिहास रहा है, और वहां अच्छे और नियामक काम भी हुए। लेकिन उसी पीरियड में अगर कोई दृष्टिवान नहीं है, तो बहुत एवरेज और बहुत मतलब ऐसे काम भी हुए जिनको आप याद नहीं करना चाहते। जहां तक आज की बात है, आज को भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। पहले लोग रेसिस्ट करते थे, प्रतिरोध था, दबाव आता था, लेकिन उसको आप एक तरह से दरकिनार कर देते थे, या हम लोग जैसे करते थे कि भाई वही एयर कोड है, वही टेलीविजन का कोड है, उसी के भीतर आप कर सकते हैं सब। तो वो जो दृष्टि संपन्नता होनी चाहिए सिस्टम में काम करने की, वो अगर होगा तो आप कुछ भी कर लेंगे। आप यहां बैठ के कर ही रहे हैं सब कुछ। तो वो एक बात है। और दूसरी बात आपने कही थी, क्या कहा था आपने संस्थाओं के अलावा? साहित्यिक मेले जो आयोजन हो रहे हाँ, हैं। जो आयोजन होते हैं, ये भी उसी का एक विस्तार है। आप देखिए, जैसे जो विश्व पुस्तक मेला है, वह आज से 10 साल पहले जो होता था, उसका जो चरित्र था, वो चरित्र आज बदल गया है। दुकानें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो हवा आपको पुस्तक कॉर्नर पे नहीं मिलती जहां पर चर्चा हो रही है। वहां वो एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या तो लेखकों ने खुद ही अपने आप को सेंसर करना शुरू कर दिया है, या वो समय की डिमांड है। तो चरित्र तो उस तरह से बदलता है। जहां तक पुस्तक मेलों में किताबों का आने का मामला, किताबें तो सब तरह की आ रही हैं, उधर की भी आ रही हैं, इधर की भी आ रही हैं, बीच की भी आ रही हैं, जो जिस तरह का पाठक है। साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कारों की क्या अहमियत है? क्या पुरस्कार और सम्मान किसी कृतिकार को बड़ा बनाने में कितनी मदद करते हैं? देखो, कृतिकार तो रचना और रचनाशीलता उसकी जो है उससे बड़ा होता है। सम्मान आपको मार्केट में एक जगह देता है। जैसे साहित्य अकेडमी या ज्ञानपीठ किसी को मिल जाए, तो ये पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मानता है कि यार ये बड़े लेखक है, उनकी जो जगह है वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, ये मानता है। ये हिंदी साहित्य की आलोचना भी मानती थी, लेकिन अब इसमें भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जिन लोगों को मिल रहा है, वो अगर उस पाए के नहीं है, कदकाठी के नहीं है, तो सवालों के घेरे में आ गए। तो बहुत सारे लोग तो चर्चाओं में बोलते हैं, नहीं भी मिला तो चलता है यार, अब ऐसे लोगों को मिल गया तो फिर वो क्या है। ये भी है। मैं बात थोड़ी सी साफ कह रहा हूं, इसलिए आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन है। नहीं, चूंकि आप तो खुद ही बहुत सारे पुरस्कार देने वाले संस्थाओं के प्रमुख भी रहे, और कुछ पुरस्कार
निश्चित रूप से आपके सृजन कर्म को भी मिले हैं, उनकी पहचान को भी मिले हैं। तो लगातार चूँकि और हाल के दिनों में बड़े पुरस्कारों के सामने एक संकट रहा है। ज्ञानपीठ हो या साहित्य अकादमी हो, आप ज्ञानपीठ समूह से भी जुड़े रहे, वाणी से भी जुड़े रहे, अभी भी विश्वरंग से जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसलिए यह प्रश्न पूछा कि दरअसल वाक़ई पुरस्कार क्या साहित्यिक पहचान को बढ़ावा देते हैं? इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इन दिनों लिख पढ़ रहा हूँ और एक योजना है काव्यदेश के नाम की, उसमें मैं भारतेंदु से लेकर अभी तक की कविताओं का संकलन संपादन कर रहा हूँ। वो करीब 15-16 खंडों में आएगा। 400 पृष्ठ का एक खंड होगा। तो वो एक काम मैं पिछले 2-3 सालों से कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस साल वो काम मैं संपन्न कर दूंगा और फिर अपने सृजन कर्म में लौट जाऊंगा। तो मतलब संपादन, सृजन, चित्र, लेखन, रेखांकन सब कुछ साथ-साथ चल रहा है। आप ऐसे ही सक्रिय रहें, साहित्य जगत को समृद्ध करते रहें, सृजन जगत को समृद्ध करते रहें और मैं उम्मीद करूँगा कि फिर आपसे हमारी बातचीत होगी। साहित्य तक स्टूडियो में समय देने के लिए, साहित्य तक को समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और हामी